हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मार्केटिंग मैनेजर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस यानी कि ईएफए के बारे में और कैसे आप ये एनालिसिस एसपीएसएस में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च या डेटा एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस ईएफए एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो बड़े डेटा सेट को छोटे और समरी वेरिएबल्स में रिड्यूस करने और फिनोमेना की अंडरलाइंग थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ होता है। इसका जो मेन पर्पस है यह है कि वेरिएबल्स और रिस्पोंडेंट्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उनको हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझा सकते हैं। सो इसके कुछ रिक्वायरमेंट हैं जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स। तो एनालिसिस करने के लिए कई वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड जो आपका डेटा है वो मीट्रिक डेटा यानी कि लाइकेट स्केल या रेशो डेटा होना चाहिए। सो फैक्टर एनालिसिस में जो डेटा है मेट्रिक होना चाहिए यानी डेटा को आप लाइकेट स्केल्स जैसे 1 से 5 या 1 से 7 तो इस रेशियो फॉर्मेट में भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। देन मल्टी कॉलिनिटी और कोरिलेशन अमंग द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बीच में एक कोरिलेशंस होना चाहिए और मल्टी कॉलिनिटी ये सुनिश्चित करता है कि वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं और जो भी आपका एनालिसिस है वो मीनिंगफुल रिजल्ट्स दे रहा है। नेक्स्ट इज डेटा थंब रूल। सो फैक्टर एनालिसिस के लिए थंब रूल है कि जो सैम्पल साइज है और आपके जो वेरिएबल्स हैं उन नंबर्स का कम से कम 5 गुना होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास 10 वेरिएबल्स हैं तो आपका जो कम से कम 50 पार्टिसिपेंट होने उसमें रिक्वायर्ड हैं और जो जितना आपका जो डेटा है वो लार्जर होगा उतने ही आपके रिजल्ट्स रिलायबल होंगे। एंड नेक्स्ट इज जो बार्टलेस टेस्ट के जो स्फेरिसिटी के रिजल्ट हैं वो सिग्निफिकेंट होने चाहिए और जो केएमओ वैल्यू है आपकी वो फैक्टर एनालिसिस में 0.6 या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फैक्टर एनालिसिस को बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि हम एक होटल्स के कस्टमर्स का जो फीडबैक एनालाइज कर रहे हैं और यहाँ कुछ की कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कस्टमर लॉयल्टी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि कस्टमर ट्रस्ट इन द होटल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट्स और नंबर ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंट की हुई हैं। जैसे कस्टमर ट्रस्ट इन होटल में 3 आइटम्स हैं। इसका मतलब ये है कि क्या कस्टमर्स होटल पर ट्रस्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, मींस होटल में रहने का जो एक्सपीरियंस है वो क्या मेमोरेबल है या नहीं है। देन थर्ड इज़ द होटल इमेज, होटल की पब्लिक इमेज या रेपुटेशन कैसी है। फोर्थ है कि होटल सर्विस क्वालिटी की क्वालिटी जो लेवल है होटल का वो कैसा है। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है होटल की सर्विसेज से। एंड लास्ट इज़ कस्टमर लॉयल्टी कि कस्टमर्स कितना लॉयल है, मतलब वो दोबारा उस कस्टमर को जो होटल है वो उसकी बुकिंग करेगा और फर्दर वो लोगों को रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा। तो अब हमने कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट किए हैं जैसे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि डेटा में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या पैटर्न नहीं है, मतलब हमारे वेरिएबल्स में कोई ऐसे कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरी तरफ जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये एज्यूम करके चल रहा है कि स्ट्रक्चर या पैटर्न है, यानी कि कुछ फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब मैं आपको इसको जो एनालिसिस है वो मैं आपको एसपीएसएस में करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए जो मेरे पास टोटल जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वो 24 हैं। एंड जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है थ्रू अ सर्वे, तो वो टोटल जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो 5 पॉइंट लाइकेट स्केल पे कलेक्ट किया है और जो टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं इस डेटा में वो हैं 374। तो इसमें अब आप देख सकते हो कि 24 आइटम्स हैं रिलेटेड टू द डिफरेंट कंस्ट्रक्ट और जो हमारा जो डेटा है वो मैंने स्केल पे लिया है। और अब हम देखेंगे कि इसको एनालाइज कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे एनालाइज पे, देन डायमेंशन रिडक्शंस और डायमेंशन रिडक्शन में आप क्लिक करेंगे फैक्टर्स पे। तो आपके पास एक विंडो पॉपअप होगी। तो अब आप डिफरेंट जो हैं कंस्ट्रक्ट हैं, तो मैं इसको आपको रीसेट करके दिखाता हूँ कि जितने भी जो आपकी आइटम्स हैं आप इनको मूव कर सकते हैं वेरिएबल्स व्यू में। तो मेरे पास 24 आइटम्स हैं और मैंने इसको वेरिएबल व्यू में मूव कर दिया है और इस बॉक्स में मूव किया है। एंड देन आप क्लिक करें डिस्क्रिप्टिव पे
इसमें आपको 2 ऑप्शंस क्लिक करने और सेलेक्ट करने, जैसे सिग्निफिकेंट लेवल्स, देन KMO एंड बार्टलेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी, देन कंटिन्यू करें। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन। तो इसमें यू मेक श्योर कि आप प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पे आप क्लिक कर रहे हैं और स्क्री प्लॉट पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कंटिन्यू, देन रोटेशन में आप वेरीमैक्स सेलेक्ट करें और कंटिन्यू कर दें। देन स्कोर्स में अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट ही कंटिन्यू करें। और ऑप्शन में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, जैसे सॉर्टेड बाय द साइज एंड सरप्रेस अ स्मॉल कोफिशिएंट। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इन सॉर्टिंग योर फैक्टर्स एंड आइटम्स। तो अभी के लिए मैं इसको अभी टेक नहीं कर रहा, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो हम इसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट सेलेक्टिंग दिस ऑप्शंस। तो आप ओके करें और आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो इस आउटपुट में हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स और टेबल्स आए हैं। तो देखते हैं इनकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस टेबल में KMO वैल्यू दी हुई है, तो जो हमें बताती है कि ये डेटा कितना फैक्टर एनालिसिस के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 0.896, जो कि काफ़ी ज़्यादा है 0.6 से। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये डेटा जो हमारा है फैक्टर एनालिसिस के लिए सूटेबल है और वेरिएबल के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। सो नेक्स्ट इज बार्टलेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी। तो उसमें जो आपका काई स्क्वायर जो वैल्यू है वो है 5767.407 और जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो 0.000 है, विच इज़ लेस देन 0.05। इसका मतलब है कि हमारे वेरिएबल्स जो हैं उसके बीच में मीनिंगफुल रिलेशनशिप है। और जो फैक्टर एनालिसिस को एप्रोप्रिएट बनाते हैं इन दोनों टेस्ट के बेसिस पे और रिजल्ट में हम ये पता चलता है कि जो फैक्टर एनालिसिस का जो हमारा जो डेटा है वो फैक्टर एनालिसिस के लिए बिल्कुल सूटेबल है और फर्दर हम जो इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो इंटरप्रिटेशन हम करेंगे वो है टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड टेबल की। सो यहाँ इनिशियल जो आइगन वैल्यू है उस कॉलम से हमें पता चलता है कि कितना वेरिएंस यानी वेरिएशंस डेटा के जो कंपोनेंट्स और फैक्टर्स के थ्रू एक्सप्लेन हो रहा है। सो आप देख सकते हो पहले 6 फैक्टर्स का जो टोटल वेरिएंस है वो 73.078% है, यानी फैक्टर के थ्रू जो हम 73% ऑफ द डेटा वेरिएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा कवरेज है। सो नेक्स्ट जो कॉलम है वो है रोटेशन सम ऑफ स्क्वेयर्ड लोडिंग्स। सो इस कॉलम में हमें रोटेटेड फैक्टर्स का वेरिएंस मिलता है। सो रोटेशन से क्या होता है कि फैक्टर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल को इंटरप्रेट करना इजी होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो फर्स्ट फैक्टर है उसमें जो आपका जो वेरिएंस है वो 15.946 है। सो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल और डायग्राम है वो है स्क्री प्लॉट। तो इसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितनी है, टोटल 24 आइटम्स है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ क्या है, तो वो ये टेबल एक्सप्लेन कर रहा है। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टेबल है हमारे पास वो है रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें जितने भी आइटम्स हैं वो जम्बल्ड हो गई हैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स रिलेटेड हैं पर्टिकुलर फैक्टर से। तो इसके लिए हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो जिसमें सिस्टम ही खुद ही इन आइटम्स को सॉर्ट कर देगा और जो भी आइटम्स अभी रिक्वायर्ड नहीं है तो वो उसको रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हेयर एट ऑल की एग्जांपल लें तो वो ये कहते हैं कि जितने भी जो आइटम्स हैं आइटम्स इन अ फैक्टर एनालिसिस, तो आपको 0.5 से ऊपर ही आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई आइटम 0.5 से कम है तो वो अभी हमें उनको इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए या हमें उनको कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम फिर अगेन इनको हम सॉर्ट करेंगे। तो फैक्टर एनालिसिस आप क्लिक करें एनालाइज पे, देन डायमेंशनल रिडक्शंस एंड द फैक्टर एनालिसिस। यहाँ पे आके आप ऑप्शन में क्लिक करके आप आइटम्स को सॉर्टेड बाय साइज और सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट की वैल्यूज़ आप यहाँ पे 0.4 रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जितनी भी वैल्यू
4 से कम है वो इसमें टेबल में से रिमूव हो जाएगी और आपका जो टेबल है वो सिस्टमेटिक हो जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स है तो उसमें सभी आइटम्स सॉर्टेड बाय साइज और जितने भी आइटम्स 0.4 से कम लोडिंग वाली हैं वो रिमूव हो चुकी हैं और अब आप देख सकते हो कि फैक्टर के अकॉर्डिंगली सभी हमारी आइटम्स क्लियरली विजिबल है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये हमें बताता है कि कौन से वेरिएबल्स का कौन से फैक्टर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, यानी हाई लोडिंग्स वैल्यूज़ हर कॉलम के एक अलग फैक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं और उस फैक्टर्स के अंडर कैसे और कौन से वेरिएबल्स लिस्टेड हैं जो फैक्टर्स को स्ट्रॉन्गली रिलेटेड और फैक्टर्स के साथ स्ट्रॉन्गली रिलेटेड हैं। सो लोडिंग्स वैल्यू जितनी हाई होती हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है उस वेरिएबल्स और फैक्टर्स के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फैक्टर्स 1 है उसमें हम देख सकते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की 5 आइटम्स हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन 2, 4, 3, 5, 1 जो स्ट्रॉन्गली लोड हो रही हैं इसी फैक्टर्स में जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो सेकंड फैक्टर है आप देख सकते हो वो है कस्टमर लॉयल्टी के साथ और उसमें आप देख सकते हो कि कस्टमर लॉयल्टी में कस्टमर लॉयल्टी आइटम 2, 3, 1, 4 वो लोड हो रही हैं और उस फैक्टर्स को इंडिकेट कर रही हैं। सो इस मैट्रिक्स को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से वेरिएबल्स और कौन से फैक्टर्स में वो जो आइटम्स हैं वो कंबाइन हो रही हैं और उसमें वो इंक्लूड होंगी। सो ये एसपीएसएस आउटपुट हमें गाइड करती हैं कि कैसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनमें सिमिलर वेरिएबल्स को ग्रुप किया जाता है। सो फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से आप अपने डेटा में पैटर्न्स और रिलेशनशिप को ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में काफ़ी यूज़फुल है। सो इस वीडियो में हमने कवर किया डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट, hypothesis and how we can interpret the result in the SPSS. So if you like this video, please like and subscribe to our channel. Thanks for watching.